नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आपकी जो क्लास है पूरी तरीके से तैयार है और आप लोगों के सामने है। तो जो जो छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास आज आपकी टाइमली ही स्टार्ट हुई है, टेंशन फ्री रही है। फटाफट बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। देखो, आज आपकी क्लास हल्की सी डिले हो गई है, बट आगे से आपकी क्लास डिले नहीं होगी, ऑन टाइम एकदम सटीक तरीके से स्टार्ट होगी। ज्योग्राफी की ये क्लास आपको देखने को मिलने वाली है और एक अलग ही लेवल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो जो छात्र क्लास में आए हैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत बेहतरीन क्लास आपकी होने जा रही है। और एक नई सीरीज के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग और कैसा मैटर आपका चल रहा है। आज क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से लिया जाएगा, क्लास को थोड़ा सा लंबा आज रखा जाएगा, तो चीजों को बेहतरीन ढंग से अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए। चीजों को हम एक अलग स्तर पर लेकर चलने वाले हैं, तो फटाफट से ये भी बता दीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो जो जो बच्चे आए हैं मैं देख पा रहा हूं, राधा हैं, सम्राट हैं, डार्क क्वीन हैं, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज आपको देखने को मिलती है, सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। कमाल की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। विजयी भव सीरीज है, कमाल की सीरीज है। और जो भी छात्र नमस्ते कर रहे हैं आप सभी का नमस्ते स्वीकार किया जाता है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, ठीक है। और इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन पक्का जरूर कर लें, है ना जी, बिल्कुल। ओके, हम बात करते हैं, ये विजयी भव सीरीज है। ये विजयी भव सीरीज आपको देखने को मिल रही है, विजयी भव सीरीज है। विजयी भव सीरीज आपको ये देखने को मिल रही है। और ये जो विजयी भव सीरीज है ना लाडले, ये अच्छी खासी लेवल पर चलेगी। विजयी भव सीरीज एक अच्छे खासे लेवल पर चल रही है। ऑलरेडी मैं इसके अंदर पॉलिटी आपको कवर करा चुका हूं, हिस्ट्री आपकी कवर करा चुका हूं। अब ज्योग्राफी की ये क्लास 2 चल रही है। ज्योग्राफी की पहली क्लास में कल कंप्लीट करा चुका था, तो जो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो धीरे धीरे से जुड़ जाइए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो विजयी भव सीरीज है वो आपकी किस किस के लिए सर? ये यूपीएसआई के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए भी है। इन सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट आपकी है यूपीएसआई, यूपी पुलिस बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ लेखपाल के लिए भी है, होमगार्ड के लिए भी है, ठीक ठाक चलने वाली है। लेखपाल, होमगार्ड, उन सभी के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अलग स्तर पर, कुछ ताबड़तोड़ तरीके से ही आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट बताइए, नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं बार बार जो गला फाड़ के चीख के कहता रहता हूं कि क्लास को लाइक कर लो, मैं मूर्ख हूं जो कहता रहता हूं क्लास को लाइक कर लो। नोटिफिकेशन नहीं जा रही, चैनल पे दिक्कत चल रही है, करवाई जा रही है, मुझे नहीं पता, पर समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। पीछे कुछ लंबे समय से चैनल का नोटिफिकेशन ना जाने की वजह से बच्चों की संख्या गिर जाती है। और मैं जो बार बार कहता हूं ना, बेटा लाइक कर लीजिएगा, इवेंट को लगने के साथ ही लाइक कर देना। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि लाइक इवेंट रहेगा तो ज्यादा मुझे पैसे आ जाएंगे। लाइकों के पैसे नहीं आते, ये सिर्फ आपके लिए इसलिए होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये बताया जाता है। बट नहीं, लाइक करेंगे तो भैया हमारी तो शान घट जाएगी आपकी तो लाइक करने से। खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। चीजों को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे स्तर पर लेकर चलते हैं। बहुत अच्छी चीजें आपके लिए होंगी, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सब? अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। ओके, होमगार्ड की लाठी सीरीज आएगी। हाँ, होमगार्ड की लाठी सीरीज तो आएगी ही आएगी, ये तो सिर्फ आपको यहां पर रखी गई है होमगार्ड की सीरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको कैसी कैसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो जी, पहला सवाल आपको ज्योग्राफी में, आज हम रिवर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में हिमालयास पर मैंने बात की थी, बाकी कुछ आपके ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, भारत की स्थिति के बारे में भी बात की गई थी और बाकी चीजों में भी चर्चा हुई थी। आज हम रिवर्स पे चर्चा करने वाले हैं, रिवर्स के बारे में। तो सवाल आपके सामने है, भागा और चंद्रा धाराएं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं? चिनाब नदी का पुराना नाम चंद्रभागा नदी था। चिनाब नदी का जो ओल्ड नेम है, चिनाब नदी का जो ओल्ड नेम आपको देखने को मिलता है, दैट इज चंद्रभाग। यह चंद्रभाग आपको देखने को मिलता है। और चंद्रभाग जो रिवर बनती है, ये चंद्रा और भागा दो रिवर से मिलकर बनती है। यह चंद्रा और भागा दो रिवर से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा, और तब ये कहलाती है चंद्रभागा। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रभागा रिवर आपको देखने को मिलती है, ये किस में मिलती है? क्या ये वेरीनाग में मिलती है, रोहतांग में मिलती है, कुल्लू में मिलती है? बिल्कुल नहीं सर, ये टांडी में मिलती है। टांडी नाम की जगह आपको देखने को मिलती है, जहां पर यह मिलती है तब जाकर ही आप इसके बारे में याद रखें, टांडी में मिलती है, ठीक है, बिना परेशानी के, ठीक है। और टांडी जो है लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के नजदीक देखने को मिल जाएगा, नियर बाई टू लाहौल स्पीति। नियर बाई कहां पे है? नियर बाई टू लाहौल स्पीति,
लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के नजदीक आपको देखने को मिल जाएगा। लाहौल स्पीति के पास आपको देखने को मिल जाएगा। लाहौल स्पीति के पास आपको यह देखने को मिल जाएगा। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 1180 किलोमीटर। और दिस इज लाइक ट्राइब्यूटरी टू सिंधु। जो चंद्रभाग नदी है, चिनाब नदी है, ये सिंधु की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी किसकी है? ट्राइब्यूटरी किसकी है? ट्राइब्यूटरी टू सिंधु। सिंधु नदी की ट्राइब्यूटरी आपको ये देखने को थोड़ी मिल जाएगी, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, आगे प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल ये रहा, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी भ्रंश आवर्ती भूकंपीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है? विच फॉल्ट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन फॉर द रिकरेंट आइजोमिक एक्टिविटीज? जिसमें आइजोमिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं, वो कौन सी आपकी है? चलो बताइए इसके बारे में। क्या वो भीमा भ्रांश है, मालदा भ्रंश है, विंध्य है या नर्मदा भ्रांश है? टुकड़ों के अंदर आपका प्रायद्वीपीय पठार बटा हुआ है। इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर मैं इसी के अंदर बात करता हूं, जो भीमा भ्रांश आपको देखने को मिलता है कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर, वह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कर्नाटक जो भीमा फॉल्ट है, ये आपको कहां देखने को मिलता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र भ्रांश में देखने को मिलता है। भ्रांश में देखने को, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने को मिलता है, राज्य में देखने को मिलता है। एक बच्चा कह रहा है सर चारों ऑप्शन बताया कीजिए। बेटा अगर मैं चारों ऑप्शन बताने पर आऊंगा ना, अगर मैं चारों ऑप्शन बताने पे आऊंगा तो ये क्लास तकरीबन 4 घंटे चलेगी। तुम 1 घंटे में भाग जाओगे ना बाबू, इस वजह से, है ना। चलो, तो इसी वजह से मैं इसमें क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा कर देता हूं, सो दैट कि ऑप्शंस को आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर लिया जाए और आपके जैसे बुद्धिमान लोग हैं वो भी इसमें से बहुत कुछ सीख पाए, है ना बाबू। तो बात को समझिए, जो भीमा फॉल्ट आपको देखने को मिलता है, जो भीमा रिवर की वजह से भी काफी फेमस है, वही पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा है जहां पर आवर्ती भूकंपीय गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। इस चीज को आप याद रखना, बगैर किसी परेशानी के लिए याद रखना। देखो, होने के लिए तो नर्मदा भ्रांश में भी सेम चीजें ही होती हैं। जो नर्मदा भ्रांश है, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे कि सेस्मिक एक्टिविटी यहां भी होंगी, सेस्मिक एक्टिविटी यहां पर भी होती है, एक्टिविटी सेस्मिक एक्टिविटी यहां पर भी होती है, बट यहां कम होती है। तो यहां कम सेस्मिक एक्टिविटी है, यहां अच्छी खासी सेस्मिक एक्टिविटी हो जाती है। इस वजह से चीजें आपको देखने को मिलती हैं, काफी बेहतर है ना। अगला सवाल ये रहा, हिंद महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं? हाउ मेनी डीप्स आर फाउंड इन द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन में कितने गर्त पाए जाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। कितने गर्त आपके पाए जाते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सुंडा ट्रेंच, या जिसको जावा ट्रेंच कहते हैं, ये हिंद महासागर में है। सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच इसको कहा जाता है। जो इंडियन ओशियन के अंदर सुंडा ट्रेंच होता है, सुंडा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, या सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। जावा ट्रेंच इसको कहा जाता है, ये सबसे गहरा है। सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच कहा जाता है, इस यही है सबसे गहरा, ये सबसे गहरा है। ओवरऑल इसमें 6 ट्रेंच देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इसके अंदर 6 ट्रेंच आपको देखने को मिलते हैं, 6 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बगैर किसी परेशानी के याद रखना। ओब है, वेमा है, ओब ट्रेंच है, वेमा ट्रेंच है, ये सब गहरे गहरे ट्रेंच है। ठीक है भैया, 6 ट्रेंच है, 7 नहीं है भैया। 6 ट्रेंच पता थी मुझे, आप 7 बता रहे हो। 6 ट्रेंच है बच्चा, थोड़ा 6 ट्रेंचों के बारे में 6 के 6 में याद रखना। ठीक है, चलो ये मेजर गर्त है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक गर्त कहां पर देखने को मिलते हैं, सर सर्वाधिक गर्तों की अगर बात की जाती है, ठीक है चलिए सर्वाधिक गर्त की अगर बात की जाती है, सर्वाधिक गर्त कहां पर है? सर्वाधिक गर्त आपको देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक गर्त ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। यह आपके प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। महासागर में आपको सर्वाधिक गर्त देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशियन में मेजर गर्त आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। लीजिए जी, अगला सवाल ये रहा, बर्च और रोडेंट्रेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो बिर्च और रोडेंट्रेन हैं, ये किस प्रकार के मतलब ये पौधों के प्रकार हैं, जानवरों के प्रकार हैं, आखिरकार ये हैं क्या, ये कहां पाए जाते हैं, इनके बारे में बताइए। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। सर हिमालय पर 1500 मीटर से लेके जब 3000 मीटर की तरफ जाते हैं तो उस बीच में ये पाए जाते हैं। मतलब हिमालय पर जब हम हिमालय चढ़ते हैं तो हिमालय पर 1500 मीटर से लेकर
1500 मीटर से लेकर जब हम 3000 मीटर की तरफ जाते हैं, 3000 मीटर की तरफ जाते हैं तो ये वहीं पाए जाते हैं। हिमालय पर 1500 से लेकर 3000 मीटर की तरफ जाने पर यह आपके अच्छे खासे पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में, ये पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में, माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बर्च और रॉडेंड्रन आपके यहां पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो याद रखना, इसी के अंदर आपको ओक है, चेस्टनट है, मैपल है। तो इन्हीं वनों में आपको ओक है, चेस्टनट है और मैपल जैसे जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। कनाडा के जो फ्लैग है उसके ऊपर कौन सा आपको देखने को मिलता है वो भी बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाश की ओर अवतल तस्करी के आकार की घुसपैठ आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम गिवन टू ए सॉसर शेप्ड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी दैट इज कॉन्केव टू द सिटी? आकाश की ओर अवतल तस्तरी को क्या कहा जाता है? आकाश की ओर जो अवतल तस्तरी होती है इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फटाफट इसके बारे में बताओ। सर इसको क्या कहा जाता है? सर इसको वैसे तो लैपोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेन जो बच्चा दे सकता है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। जो बता सकता है जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। नोट कर लिया आपने? हाँ, तुक्का लगाया है सर जी हमने। तो बेटा इसे लैपोलिथ कहा जाता है। जो इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी होती है, जिनका कॉन्केव होते हैं, स्काई तरफ कॉन्केव आपको देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इनके बारे में याद रखना। जो फैकोलिथ होते हैं ये घुमावदार चट्टानों में पाए जाते हैं। फैकोलिथ घुमावदार चट्टानों में पाए जाते हैं। फैकोलिथ घुमावदार, जो घुमावदार चट्टान है, घुमावदार चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों में होते हैं, घुमावदार चट्टानों में होते हैं। तो ये घुमावदार चट्टानों में आपको देखने को मिल जाएंगे, घुमावदार चट्टानों में, ठीक है। और लैकोलिथ आपको देखने को मिल जाएंगे इग्नियस बॉडी के अंदर। तो ये आपके इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, बताइए सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, एक छोटा हिस्सा किस अन्य राज्य में पड़ता है? जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, यह किससे सटा हुआ है? सिंगरौली के बारे में आप मुझे बताइए, सिंगरौली किससे मतलब यह सटा हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट बताइए, सिंगरौली आपको किस हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा? बगैर परेशानी के सिंगरौली के बारे में बताएंगे, सिंगरौली किससे अटैच है। सर सिंगरौली जो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में तो है ही है, साथ में यह है उत्तर प्रदेश के साथ साथ भी टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भी टच करता है। मेजरली कोयले में आपको देखने को मिलता है, कोयला, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और पीट, 3 प्रकार के मेजर कोयले होते हैं। कोयले के मेजर टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं, इसके मेजर टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, मेजर टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो समझिए। सर इसके जो मेजर टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट आपको देखने को मिलेगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस तथा एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस, और एंथ्रेसाइट बिटुमिनस के साथ साथ आपको देखने को मिलता है जो पीट कोयला है। ये 3 प्रकार के मेजर कोयलाज आपको देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा फेमस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया के द्वारा मिट्टी के माध्यम से ऊपर आता है, जल्द सूख जाता है, पीछे लवण छोड़ देता है। ये लवण एक कठोर परत बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस लवण को क्या कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर एक तरीके से कहा जाए ये कठोर मिट्टी की परत है, ये कठोर मिट्टी की परत है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल केशिका क्रिया के द्वारा मिट्टी के माध्यम से ऊपर आता है, जल्दी सूख जाता है, पीछे लवण छोड़ देता है, और ये जो लवण है ये कठोर परत बन जाती है, ये मिट्टी की कठोर परत बनती है, ये मिट्टी की परत बनती है कठोर वाली, मिट्टी की परत बनती है कठोर। बेटा ज्योग्राफी के ये सवाल पढ़े हैं आपसे पहले? नहीं पढ़े ना, पेपर में कर लेते तो मैंने। अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, यह सीजीएल, एनटीपीसी वगैरह इन सब पेपरों के ही आए हुए हैं जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर होते हैं। पढ़ पाते हैं? थोड़ा सा सोचिए तो सही।
शुष्क के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताओ। ओके, कर इसके बारे में, इसको बोला जाता है हार्ड पेन्स, इनको हार्ड पेन्स बोला जाता है, ये तो हार्ड पेन्स होते हैं। अगर लेटराइट की बारे में बात करता हूं, अगर यहां हार्ड पेन्स की बात होगी, ठीक है सर, जो पेडालकर मिट्टी होती है, पेडालकर मिट्टी कौन सी होती है जिसमें एल्यूमिनियम और लोहा ज्यादा पाया जाता है, उसको पेडालकर कहा जाता है। पेडालकर कौन सी होती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम 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 ज्यादा हो, एल्यूमिनियम ज्यादा हो, एल्यूमिनियम के साथ साथ Fe भी ज्यादा हो, आयरन भी ज्यादा हो, तो आपको इसको क्या कहेंगे, जिसमें दोनों ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसको पेडाल्फर बोलते हैं। हार्ड पेन्स बोलते हैं ये वाले। लेटराइट मिट्टी वो होती है, लेटराइट मिट्टी वो होती है जो मेजरली काफी ज्यादा फेमस है भारत के अंदर। लेटराइट मिट्टी, काफी ज्यादा लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक इसका हिसाब किताब देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको यह देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, कोपली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में है? कोपली जल विद्युत परियोजना, ए कोपले, कोपले कोपली, ठीक है, तो फटाफट बताइए, जो कोपली जल विद्युत परियोजना है यह आपको कहां देखने को मिल जाएगी? यह रिवर वगैरह भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, अच्छा कोपली से मुझे ना एक बुद्धि घूम जाती है जैसे कोपली सुनता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोपली जल परियोजना है यह कोपली नदी पर है, ये कोपली नदी पर है। तो जो कोपली नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कोपली नदी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये किसकी ट्राइब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगा? कोपली नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। तो सर हम बताते हैं, जो कोपली नदी है ये किसकी ट्राइब्यूटरी आपको देखने को मिलती है? सर कोपली नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है? प्रणिपात, कोपली नदी जो ट्राइब्यूटरी है वो किसकी ट्राइब्यूटरी देखने को मिल जाएगी? सर दिस इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्राइब्यूटरी आपको देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। और असम में आपको कोपली जल विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलती है। मेजरली आप इसको याद रखेंगे, असम में देखने को मिलती है। इस बारे में चर्चा आपकी तगड़े लेवल पर आपको होनी चाहिए। 1970 और 80 के दशक की है, 1970 और 80 के दशक में आपको ये देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा फेमस प्रचलित आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 पर आपको देखने को मिलती है? जो नेशनल वाटरवे 10 है, NW10 है, यह किस नदी से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। नेशनल वाटरवे 10 किस नदी से आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं यह भी पूछ सकता हूं मैं। टोटल नेशनल वाटरवे 111 है। टोटल नेशनल वाटरवे अगर मैं पूछता हूं आपसे तो बताइए सर टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं? टोटल नेशनल वाटरवे कितने आपको देखने को मिलते हैं? वाटरवे आपको कितने देखने को मिलते हैं? टोटल नेशनल वाटरवे, अगर मैं टोटल नेशनल वाटरवे की बात करता हूं तो 111 आपको देखने को मिल जाएंगे, 111। और अगर मैं इसी के अंतर्गत बात करता हूं, जो टोटल नेशनल वाटरवे हैं 111 है, ये हमें पता लग गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पहला गंगा नदी पर है, और अगर 10वें पहला जो है NW1 नेशनल वाटरवे 1 ये गंगा नदी पर है, ये गंगा नदी पर आपको देखने को मिलता है। और ये 10 है ये अंबा नदी पर देखने को मिलता है, और अंबा नदी आपको गुजरात में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है सर? ये गुजरात में आपको देखने को मिलती है, इस बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एक बच्चा कह अरे दूसरी ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र पे एंड नेशनल वाटरवे 2 है, जो डुबरी सदिया आपको देखने को मिलता है, डुबरी सदिया देखने को मिलता है, वो है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात आमतौर पर कहां उत्पन्न होते हैं? पूछा गया है वेयर डू टेम्परेट साइक्लोन कॉमनली अकर। जो टेम्परेट साइक्लोन आपको देखने को मिलते हैं वो मेजरली कहां पर होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो मेजरली आपके कहां होते हैं सर? जो मध्य अक्षांश क्षेत्र है, मिड लैटिट्यूड रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, सर्दियों में उत्पन्न होते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, शीतोष्ण चक्रवात सर्दियों में उत्पन्न होते हैं, बहुत ही कॉमन बात आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में याद रखना। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांतर में होते हैं, 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांतर में आपको देखने को मिलते हैं, अक्षांश में आपको देखने को मिल जाएंगे।
अक्षांश में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखना, ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलने से आपको ये देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, जो मैग्नीज नोड्यूल्स मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? मैग्नीज के मॉड्यूल हैं वो प्राइमरी कहां पाए जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेजरली मैग्नीज आपको कहां देखने को मिलेगी, तो इस बारे में बताइए, मेजरली मैग्नीज आपको कहां देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में बताओ। सर मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? सर मैग्नीज जो होती है वो सबसे ज्यादा समुद्र के तल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मेजरली समुद्र तल में पाई जाती है। मेजरली मैग्नीज आपको ओशियन बेड्स में देखने को मिलती है। मेजरली ये बेस्ट आपको देखने को मिलता है कि ये ओशियन बेड्स में आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट यही है कि यह आपको ओशियन बेड्स में देखने को मिल जाती है मैग्नीज, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें मैक्सिमम कहां पे पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में मैक्सिमम पाई जाती है। मैक्सिमम इन प्रशांत महासागर, मैक्सिमम यहीं पर पाई जाएगी। मैक्सिमम आपकी कहां पाई जाएगी? सर मैक्सिमम पाई जाएगी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ये मैक्सिमम पाई जाती है। मैक्सिमम है पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, पैसिफिक ओशियन में पाई जाएगी। तो अगर ये सवाल आता है तो आप इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। मैक्सिमम कहां पाई जाती है, मेजरली कहां पाई जाती है, आप आराम से मेरे ख्याल से यहां से बता पाएंगे। जो मैग्नीज नोड्यूल्स हैं ये कहां पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए विश्वामित्री नदी में मगरमच्छ जनगणना की। विश्वामित्री नदी किस राज्य में स्थित आपको देखने को मिलती है? विश्वामित्री नदी के बारे में पूछा जा रहा है, या आपको कहां देखने को मिलती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बगैर परेशानी के इसके बारे में बताना होगा कहां देखने को मिलती है। माही नदी का नाम सुना है? माही नदी का नाम, माही की सहायक रिवर कौन सी है? सर माही नदी का नाम सुना है? माही नदी, तो माही नदी की, विश्वामित्र नदी माही नदी की सहायक है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक कौन है? वो विश्वामित्री नदी है। माही नदी की सहायक यही है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यह आपको कहां देखने को मिलती है? सर यह गुजरात में देखने को मिलती है। गुजरात के अंदर ही विश्वामित्री नदी बहती है। इसी नदी के ऊपर आप देखेंगे कि इस पर क्रोकोडाइल सेंशस देखने को मिला है। क्रोकोडाइल सेंशस आपको यहीं देखने को मिला है। इस बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल ये रहा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? द मेडिटेरेनियन रीजन इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसके लिए सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेजरली किसकी वजह से जाना जाता है, इसके बारे में बताएं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेजरली किसकी वजह से जाना जाएगा? सर झाड़ियों के लिए जाना जाता है ना? किसके लिए? झाड़ियों के लिए जाना जाता है, सूखा प्रतिरोधी वृक्षों के लिए जाना जाता है। भूमध्य जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसके पीछे का रीजन ये है कि ड्रॉट रेजिस्टेंस जितनी भी प्रजातियां हैं वो मेजरली आपको यहां देखने को मिलती हैं। और इंपॉर्टेंटली बात आपको यही पता लगती है यहीं से, इनके बारे में थोड़ा याद रखना। सर्दियों में शुष्क चीजें पाई जाती हैं, ओक, कॉर्क, जैतून, ये ऑर्क, कॉर्क, जो जैतून वगैरह के जो वृक्ष हैं वो इसी प्रकार के हैं, ठीक है। और कॉर्क के जो वृक्ष है वो भी इसी में आपको आएंगे। कॉर्क हुआ, जैतून हुआ, मेजरली इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये 30 से लेकर 45 अक्षांशों में पाई जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में पाई जाएगी। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश में पाई जाती है। अक्षांश में पाई जाती है, अक्षांशों में पाई जाती है, अक्षांशों में पाई जाती है, अक्षांशों में पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। अगला सवाल ये रहा, लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए, जो लखवाड़ परियोजना है यह आपको कहां देखने को मिलेगी? ठीक है, चलो लखवाड़ परियोजना के बारे में मुझे बताएंगे, यह आपको कहां देखने को मिलेगी? सर लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड में आपको लखवाड़ परियोजना देखने को मिलता है, करेक्ट, याद रखेंगे। लखवाड़ परियोजना बिलोंग करती है किस राज्य से? सब दिस इज मल्टीपर्पज बिलोंग टू विच स्टेट? तो लखवाड़ परियोजना सीधे तौर पर उत्तराखंड से बिलोंग करती है। इस बारे में हम याद रखेंगे, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, याद रखना।
ओके चलो, ओके आगे हम बात कर लेते हैं। बाकी जैसे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ये यमुना नदी पर देखने को मिलती है। लखवार परियोजना कहाँ है? यमुना रिवर पर देखने को मिलती है। यमुना रिवर पर है, यमुना रिवर पर है। 192 मीटर ऊंची है। हाई कितनी है? हाई है एज हाई एज 192 मीटर्स, 192 मीटर ऊंची है। 300 मेगावाट आपकी क्षमता देखने को मिल जाएगी। 300 मेगावाट इसकी क्षमता आपको देखने को मिल जाएगी। क्षमता इसकी 300 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड है। अगला सवाल है, नदी अपर्दन के बाद छोड़ी गई समतल या हल्की ढलान वाली सतह जिसमें कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? A flat or gently sloping surface left behind after river erosion, often with some resistance remains, is known as। इसको क्या कहा जाता है जो इस प्रकार से बच जाती है बिना किसी परेशानी के? बताइए, फटाफट बताओ। ओके चलिए, ठीक है देख लेंगे भाई गोविंद, देख लेंगे। ओके देख लेंगे। इसके बारे में बात करें, इसे प्नी प्लान कहा जाता है। इसे प्नी प्लान कहा जाता है। प्लेट्यू नहीं होते, प्लेट्यू तो हार्श भूमि होती है, कठोर भूमि होती है। प्नी प्लान आपको देखने को मिलते हैं जो रिवर इरोजन के बाद जो एक सॉफ्ट आपका एरिया बच जाता है, एकदम चिकना आपको एरिया देखने को मिलता है, उसको प्नी प्लान कहा जाता है। बिना किसी परेशानी के याद रखना, ठीक है चलो। और डेविस के भौगोलिक जो संरचना का अंतिम भाग होता है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ डैमिश ज्योग्राफी, डैमिश जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर जो जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है डैमिश की, तो उसका यह अंतिम स्ट्रक्चर भी कंसीडर होता है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं सर हस्तिनापुर की नगरी से। प्रणाम भाई साहब। भौगोलिक रूप से भूटान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन विभाजनों का नाम नहीं है? आपको कौन सा उन विभाजनों का नाम नहीं देखने को मिलता, इसके बारे में मुझे बताइए। सर जो उत्तरी है वो उसका भाग नहीं है। जो उत्तरी हिस्सा है, भौगोलिक रूप से भूटान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो उत्तरी आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो उसमें आपको हिस्सा देखने को नहीं मिलता। जनरली भूटान को 4 रीजन में बांटा गया है। सदर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न आपको देखने को मिलता है। सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न आपको देखने को मिलता है और मध्य क्षेत्र देखने को मिलता है। थिम्पू कैपिटल है, इसकी जगह मध्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसके साथ क्या है? मध्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। मध्य क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई और इसमें हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, एक क्यों नहीं है? दक्षिणी क्यों नहीं? क्योंकि दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंटर, ये 4 हिस्से हैं। नॉर्थन तो हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता को व्याख्या करता है? भिन्नता की व्याख्या करता है, यानी हमारे कोस्टल एरियाज में अलग है, सेंट्रल एरियाज जो देखने को मिलते हैं इनके अंदर आपको अलग तापमान देखने को मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? सर इसको कॉन्टिनेंटलिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता इसको कहा जाता है। यही है कॉन्टिनेंटलिटी। वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, कोस्टल और इनर पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसी को कॉन्टिनेंटलिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। समुद्र से दूरी पर प्रभाव मतलब कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है? समुद्र से दूरी पर प्रभाव। समुद्र से दूरी पर प्रभाव। समुद्र से जब दूरी होती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। इसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं दिल्ली और मुंबई, इन दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। रीजन बिहाइंड दिस इज कॉन्टिनेंटलिटी। यही कॉन्टिनेंटलिटी है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल यह है, शिलोंग की बारापानी झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिलोंग के अंदर आपको देखने को मिलती है बारापानी झील, इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए। सर शिलोंग की जो बारापानी झील है इसको उमियम नाम से जाना जाएगा। इसी को उमियम नाम से जाना जाता है, दैट इज उमियम लेक। उमियम झील के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। यही लेक आपकी उमियम लेक आपकी कहलाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बगैर परेशानी के याद रखना। इसी को उमियम लेक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और क्या ये नेचुरल है? नहीं,
1965 में इसको बनाया गया था, ये आर्टिफिशियल है। 1965 में इसको क्रिएट किया गया था, 1965 में बना था, और यह एक प्रकार की क्या है, आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है। यह एक प्रकार की आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलती है। दैट इज ए काइंड ऑफ ए आर्टिफिशियल लेक। यह एक आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, टसॉक घास मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में उगती है? जो टसॉक की ग्रास है वो मेनली किस प्रकार के फॉरेस्ट में उगती है, इसके बारे में बताइए। जो टसॉक की घास आपको देखने को मिलती है वो मेजरली आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलती है? कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में उगती है। शुष्क क्षेत्रों में उगती है। शुष्क क्षेत्रों में उगती है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में यह उगती है। थोड़ा सा याद रखेंगे इस बारे में। दूसरा पॉइंटर इसमें पूछा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर क्या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन या फिर पर्वतीय वन? सर कम वर्षा वाले आपको कौन से देखने को मिल जाएंगे? क्या ये कांटेदार होंगे या पतझड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे? सर कम वर्षा मतलब कांटेदार वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। ये कौन से होते हैं? जिसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है। जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत यह देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अरे बहुत जल्दी हम आएंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे, याद रखना। लीजिए, पायकारा को भारत के किस राज्य में पहले जल विद्युत स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है? पायकारा आपको देखने को मिलता है, ये पहला जल विद्युत स्टेशन है, और ये किस भारतीय राज्य में देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर तमिलनाडु में पायकारा आपको देखने को मिलता है। कहां? तमिलनाडु में पायकारा आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु में पायकारा आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसके समक्ष समझिएगा, यह पहला आपका जल विद्युत संयंत्र तमिलनाडु का है। इसके बारे में थोड़ा तगड़ा तरीके से याद रखना। 1932 में बना था। ऊटी इसी के निकट है। 1932 में बना था। 1932 में बना था और ऊटी इसी के निकट है। ऊटी इसी के निकट है। ऊटी जो है वह इसी के निकट है। ऊटी बेटा इसी के निकट आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक बहुत प्यारी बात मैं आपसे करना चाहता था। ठीक है, हालांकि आप भी कहोगे सर रोज रोज सेम बात करके दिमाग की दही कर देते हो, समझदार तो नहीं लगते। ठीक है, ये होता है छात्रों का। एक बार क्या मतलब एक मेंटेलिटी क्या क्रिएट हो जाती है बच्चों की कि क्यों ही बात करनी है सर को, या तो रोज का सेम ही चीज है, क्या कर लेंगे, अपने किसी चैनल को प्रमोट कर देंगे या किसी चीज के बारे में बात कर देंगे, हम क्यों ही क्लास में बने रहें, ये रहता। और क्लास में से छोड़ के जैसे भग जाते हैं। अभी 7 बच्चे चले गए, ठीक है, अभी क्योंकि YouTube पे ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि मैं बच्चों को जबरदस्ती बिठा के रखूं, है ना। तो यहाँ मैं कुछ कह ही सकता हूँ, 7 बच्चे और भी चले गए, इस ये मतलब कुछ बात कहने वाला, उसी वजह से बच्चे चले जा रहे होते हैं। देखो यार ना, एक बहुत स्पष्ट बात मैं बताना चाहता हूँ। हम मेरे चैनल पे अभी जो ये चैनल जीटाना जीएस आप देख रहे हैं, इसमें काफी लंबे टाइम से इश्यूज चल रहे हैं। लंबे टाइम का मतलब समझिए कि इसमें इश्यूज चल रहे हैं, लगभग पीछे 2 महीने से इश्यूज चल रहे हैं। ओके, मैं आज भी बता रहा हूं कि मेरी जगह अगर कोई और इस चैनल को चला रहा होता तो वो यहां तक कभी नहीं आ पाता। मेरे यहां तक आने के पीछे का कारण यही रहा कि मेरे साथ आप सभी लोगों का समर्थन रहा। मतलब मैं छात्रों से सिर्फ इसलिए नहीं उलझा कि मतलब उलझ जाते हैं कि छात्रों से कि भाई ठीक है छात्रों को फंसा के रखा, नहीं। छात्रों के साथ मेरा एक संबंध रहा है, पहले संबंध रहा है, क्योंकि मैंने छात्रों के साथ वो बातें करी हैं। ठीक है, वो बातें करी है, इस वजह से छात्रों के साथ मैंने उस प्रकार का कंटेंट उनको दिया है, जिसकी जरूरत थी वो चीज मैंने उनको प्रदान करी है। इस वजह से मैं यहां तक आ पाया। अगर मैं सच बता रहा हूं कि कोई और होता शायद वो अब तक इस चैनल पे क्लास लेना बंद कर चुका होता है, ये इश्यूज हो जाते। जैसे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, बाकी चीजें भी नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी कि यूट्यूब पे जाके एक वीडियो बना दो, छात्रों को बताओ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या छात्रों से डिमांड करो कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। मैं ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं हूं। ना तो मैं कभी आपसे कोई डिमांड कर सकता हूं, ना ही कभी मैं आपसे ये कह सकता हूं ये हो या ये हो। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर सकता। अब जैसे पंकज सरोज नाम का बच्चा गधे की तरह लिख रहा है क्वेश्चंस ओनली, जबकि मैंने इससे बताया था कि बेटा अगर आपको जाना है आप जा सकते हो,
मैं कुछ दो बात बता रहा हूं यहां पे। आप पूरे कमेंटों में हमेशा लिखते रहते हो मैं कुछ कहता हूं, नहीं कहता। आज मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत लग रही है, मुझे कहना पड़ रहा है। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जीवन का एक फेस आता है, इसमें मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगा। कभी तुम्हें लगा जीत सर तो कोई डिमांड करेंगे, जीत सर का जमीन अभी इतना नहीं गिरा, जीत सर की नसों में अभी खून बह रहा है। जिस दिन खून बहना बंद हो जाएगा उस दिन मैं आपसे डिमांड करने बंद कर दूंगा, या मैं इस तरीके की बातें कह दूंगा कि हाँ भाई ऐसे कर दो, खून बह रहा है नसों में फुल। ठीक है, तो बस बताना मैं ये चाहता हूं कि आपके जीवन में परेशानियां आएंगी तो उनसे घबरा के भाग मत जाना, है ना। जीवन का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा। तो जब जीवन में परेशानियां आए तो याद रखना कि एक महाशक्ति बैठी हुई है, एक परम शक्ति बैठी हुई है जो देख रही है कि कौन अच्छा कौन बुरा कर रहा है। जिसके साथ अच्छा हुआ है उसके साथ अच्छा होगा, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसने बुरा करा है उसके साथ बुरा होगा। ठीक है, तो आपके जीवन का ग्राफ इस तरीके से बढ़ता रहेगा, अप एंड डाउन जाता रहेगा। आप पीछे मत हटना, ठीक है। चीजें खींच के रखना, हमेशा हर टाइम एक जैसा नहीं होता, चीजें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, यूट्यूब पर ही रहेंगी, यहीं क्लास लेता रहूंगा, क्लासेस और बढ़ा दूंगा। कितनी वीडियोस रुक जाएंगी मेरी? 2 वीडियोस रुक जाएंगी, 4 रुक जाएंगी, 10 रुक जाएंगी, 20 रुक जाएंगी, 100 तो नहीं रोक पाओगे, 60 रोक लोगे, ठीक है। 100 रोक लोगे, 1000 तो नहीं रुक पाएंगी, 1000 रोक लोगे, 10,000 तो नहीं रुक पाएंगी। मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। लीजिए, ये मैसेज, बाद वाला जो मैसेज था ये आप लोगों के लिए नहीं था। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, ठीक है, याद रखना। लोग की कहते ने कि भाई ये ऐसे है वैसे, तो बस याद रखना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होगी, याद रखना। मैं आपको ये चीज लिखित तौर पे दे देता हूं कि जीत राणा नेम विल नेवर बी इन द कंट्रोवर्सी। मैं कभी कंट्रोवर्सी में ना तो पढ़ूंगा, ना ही किसी को कोई रिप्लाई दूंगा, ना किसी के किसी रिप्लाई को कोई कंसिडरेशन करूंगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। वधावन बंदरगाह एक प्रस्तावित सर्व मौसम ग्रीनफील्ड गहरे ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह हैं जो किस राज्य में विकसित हो रहे हैं। जो वधावन बंदरगाह आपको देखने को मिल रहे हैं वो कहां पर विकसित किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो वधावन आपको देखने को मिलते हैं, कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? सर, दीज आर इन महाराष्ट्र, दीज आर इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। कहां? महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे, बिना किसी परेशानी के, आप याद रखेंगे, ठीक है। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर आपको वधावन देखने को मिल जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती सबसे आम है? अगर हम बात करें विच टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट इज द मोस्ट कॉमन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर किस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं एरियाज में वन फैले हुए हैं, वह किस प्रकार के होते हैं? सर, यहां पे क्या होता है, कुछ लोग यहां बस गए, 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 ठीक है। चलिए, तो अलग अलग लेवल पे लोग बस जाते हैं, अलग अलग लेवल पे लोग बस जाते हैं, इसको बोलते हैं गुच्छित, क्लस्टर्ड लोग आपको देखने को मिलते हैं। इनको गुच्छित या क्लस्टर्ड आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनको गुच्छित बोलेंगे या क्लस्टर्ड बोलेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। और छोटे छोटे एरियाज में बस जाते हैं लोग, इसको क्लस्टर एरिया कहा जाता है, ठीक है। इसको क्लस्टर एरिया इसको कहा जाएगा। और अगर हम बात करते, राजस्थान में पन्ना प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, राजस्थान में पन्ना बस्तियां पाई जाती हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? सर, राजस्थान में पन्ना बस्तियां पाई जाती हैं, पन्ना बस्ती राजस्थान में पाई जाती हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखें, राजस्थान में पन्ना बस्ती है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, किस तटीय मैदान को शट डेल्टाई क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। विच ऑफ द कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड एज हेक्साडेल्टिक रीजन, हेक्साडेल्टिक रीजन या गिफ्ट ऑफ 6 रिवर किसको कहा जाता है? हेक्साडेल्टिक रीजन कहेंगे या गिफ्ट ऑफ 6 रिवर इसको कहेंगे? तो इसके बारे में आप बताइएगा। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सर, जो ओडिशा के कोस्टल एरियाज हैं, ओडिशा के कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। चलो, ओडिशा के कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, उसको कहा जाता है हेक्साडेल्टिक रीजन। एक बच्चा कह रहा है जय वीर तेजा जी की, वीर तेजा जी महाराज की जय, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। चलो, क्या आप सैड हैं? मेरा सैड होना बनता ही नहीं है। सैड होने जैसी चीजें हैं, दुख देने वाली चीजें, ये सब चीजें मैं मानता ही नहीं हूं कि ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़िए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेता हूं इतनी चीजें। आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज द ब्राउन गोल्ड इन इंडिया? भारत के अंदर ब्राउन गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है? ब्राउन गोल्ड के नाम से भारत के अंदर क्या जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। सर, लिग्नाइट को ब्राउन गोल्ड कहते हैं,
लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउन गोल्ड कहा जाता है। इस बारे में थोड़ी सी याद रखना, ब्राउन गोल्ड कहा जाता है लिग्नाइट को। तमिलनाडु के अंदर जो नेवेली है वहां सबसे बड़े भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और जो अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के अंदर इसके सबसे बड़े भंडार हैं। तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिमम डिपॉजिट्स इसके पाए जाएंगे, मैक्सिमम डिपॉजिट्स इसके पाए जाएंगे, डिपॉजिट्स इसके पाए जाएंगे। थोड़ा सा इस बारे में भी याद रखना, मैक्सिमम डिपॉजिट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान संचालन तब होता है जब संतृप्त मिट्टी और मलबा भारी वर्षा के दौरान ढलान से नीचे बहता है? Which of the following mass movements occur when saturated soil and debris flow down on a slope during a heavy rainfall? तो यह आपको क्या देखने को मिलता है, इस चीज को हम किस तरीके से जानते हैं? अब बताइए, मतलब अगर हम बात करते हैं इस तरीके से है, एक हैवी मलबे जैसा स्थिति आपकी बन रही है। अब इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल है आपकी, संतृप्तित आपकी सॉइल का मतलब होता है मिट्टी है, संतृप्तित मिट्टी है। और डैब्रिस आपको देखने को मिला, डैब्रिस यानी मलबा है, यह अगर बहेगा संतृप्तित मिट्टी के कारण आपका क्या बनता है, मड फ्लो बनता है। संतृप्तित मिट्टी के कारण, सैचुरेटेड सैंड की वजह से मड फ्लो बनता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी मड फ्लो। इसको मड फ्लो कहा जाएगा, ठीक है, मड फ्लो इसको कहा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए, और आपको जो देखने को मिलता है, जो सॉइल क्रीप होता है, ये धीमी गति का भूसंकलन कहेंगे। धीमी गति से जब मिट्टी खिसकती है, इसको क्या कहा जाता है, धीमी गति से मिट्टी का स्लोप, या फिर धीमी गति से मिट्टी का खिसकना आपको यहां देखने को मिल जाएगा। धीमी गति से मिट्टी का खिसकना यहां आपको देखने को मिलेगा, खिसकना आपको यहां देखने को मिलेगा, धीमी गति से मिट्टी का खिसकना। परफेक्ट आंसर आपको यहां एग्जिस्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका है मड फ्लो, वही बेस्ट है। अगला सवाल ये रहा, रेत के टीले जो तट रेखा के समांतर लंबी लकीरें बनाते हैं, सैंड ड्यून्स दैट फॉर्म लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन आर मोस्ट कॉमन। जो सैंड ड्यून होते हैं जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सैंड ड्यून्स होते हैं जो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके किस तरीके से देखने को मिलते हैं सर? जो निम्न तलछटी होती है। बेटा सुन विवेक यादव, मड फ्लो ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बाबू। तो थोड़ा सा देख लेना है ना, अपडेट कर लेना आपकी जो ज्योग्राफी है उसको। निम्न तलछटी तटों के साथ अ लॉन्ग सेडिमेंट्री कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं जब सैंड ड्यून फॉर्म करते हैं, एक लॉन्ग रिज पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, इसको निम्न तलछटी तटों के साथ अलॉन्ग विद द सेडिमेंट्री कोस्ट इसको कहा जाएगा। ये काफी आसान हो जाएगा, काफी पॉपुलर सवाल आपको देखने को मिलता है। और गुजरात में इस प्रकार के टीले आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। चलो, मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन इन गुजरात, ये गुजरात में मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले लावा के जमने से बनता है? Which Australian plateau is formed by the solidification of the molten lava? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा की हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये कौन सा आपको देखने को मिलता है सर? जो किम्बले आपको देखने को मिलता है, किम्बरले आपको प्लेट्यू देखने को मिलता है, किम्बरले प्लेट्यू, ये कैसे बना है सर? ये मोल्टन लावा की वजह से ही बना है, मोल्टन लावा की वजह से ही आपको यह देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। चलो, बाकी आपको जो देखने को मिलता है, जैसे कोलंबिया है, कोलंबिया आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। मालवा तो इंडिया में ही है, मालवा प्लेट्यू आपका इंडिया में ही देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल क्या रहा? ये रहा, तटीय वन किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं? लिटोरल फॉरेस्ट आर मोस्ट एसोसिएटेड विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम? कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको यहां देखने को मिल रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताना सर। जो आपको देखने को मिलता है आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र, इसी से तटीय वन, लिटोरल फॉरेस्ट आपके मेजरली जुड़े हुए हैं। किससे? आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र से, क्योंकि तटीय वन है तो इसके नजदीक में हमें वेटलैंड की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये बन पाएंगे। तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम है वो आपका यहीं पर क्रिएट होता है, जो वेटलैंड इकोसिस्टम है वो मेजरली आपका यहीं पर क्रिएट होता है। तो इस बारे में आप तगड़े प्रकार से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको किस तरीके से देखने को मिलता है वो भी समझिए। चलो हम बात करते हैं, चट्टानों का बिना किसी रासायनिक संरचना में परिवर्तन के छोटे टुकड़ों में विघटन को क्या कहा जाता है?
यह किसी प्रकार की संरचना के अंतर्गत इधर से उधर नहीं होंगे, इधर से उधर नहीं होंगे, ये सीधे तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? एक पत्थर या तो अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, अलग अलग, या तो वह अपनी संरचना को परिवर्तित करे, मेटामॉर्फिक वगैरह, या फिर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर मैकेनिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी को यांत्रिकी अपक्षय कहा जाएगा, दैट विल बी नोन एज यांत्रिकी अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग इसी को कहा जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेदरिंग इसी को कहा जाएगा, दैट विल बी नोन एज यांत्रिकी अपक्षय। यही मैकेनिकल वेदरिंग कहलाएगी, यही मैकेनिकल वेदरिंग कहलाएगी, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, कौन सा पठार पार्टलैंड श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्टलैंड सीरीज? पार्टलैंड सीरीज का हिस्सा आपको कौन सा देखने को नहीं मिलता? पार्टलैंड सीरीज का कौन सा आपको हिस्सा देखने को नहीं मिलता? इस बारे में बात करते हैं, पार्टलैंड की बात करिए, ठीक है, फटाफट बताइए पार्टलैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? सर हजारीबाग पार्टलैंड का हिस्सा है, मालवा है और रांची है, ये तीनों ही पार्टलैंड का हिस्सा है। बट डेक्कन प्लेटू अपने आप में अलग हिस्सा है, डेक्कन प्लेटू अपने आप में अलग हिस्सा है, बाकी के तीनों मिलकर पार्टलैंड का हिस्सा बनाते हैं। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, वैसे अगर मैं बात बताऊं, हजारीबाग भी तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से बात करता हूं कि नहीं, हजारीबाग तो होना चाहिए क्योंकि झारखंड में, पार्टलैंड खुद झारखंड में है। भाई मुझे सवाल में हल्की सी गलती लगी है, झारखंड में है, हजारीबाग होगा, रांची होगा, बट मेरे हिसाब से इसमें मालवा भी नहीं होगा, ना तो दक्कन है ना मालवा। इसका आंसर ए सी दोनों हो सकता है, काइंडली मेक श्योर इसका आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली श्रेणी की पश्चिम ढलानों से निकलती है? हमें एक बात पता लगी, लूनी रिवर कहां से निकलती है? यह अमरा जो आपकी अरावली श्रेणी है इसके वेस्टर्न ढलानों से निकलती है। तो पूछा है कि यह आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? रिवर कहां से निकलती है, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कहां से आपकी यह निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 495 है। कौन सी रेखा को ये काटती है? 495 किलोमीटर है। अजमेर से निकलती है। यह कौन सी रेखा को काटती है लूनी रिवर, वो भी बताइए। एक बच्चा सवाल करना चाहता है, EEZ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यह किसकी कितनी समुद्री सीमा? 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ आपको देखने को मिल जाता है, कृपया करके समझिएगा, 200 नॉटिकल माइल्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है चाचा, ये सीमा पर होता है, नाम पहाड़ के पास है ये। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक दिन में इतनी वर्षा प्राप्त कर सकता है जो जैसलमेर की 10 वर्ष की वर्षा के बराबर हो? एक दिन में ही आपको इतना एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, इतना एरिया आपको देखने को मिल जाएगा सर, जो कि बराबर है, जो कि बराबर है पूरे के पूरे जैसलमेर की 10 वर्ष की वर्षा के। करेक्ट आंसर क्या होगा? अबे वो डिस्टेंस बताया था मैंने उसका, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में अगर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में एक स्थान है तूरा, मेघालय की गारो पहाड़ियों में एक स्थान है तूरा, ठीक है, दिस इज एट मेघालय गारो पहाड़िया, मेघालयज गारो माउंटेन्स। तो जो गारो माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, गारो माउंटेन्स हैं, वो तूरा में ही आपको देखने को मिलती हैं, और ये मेघालय में यहां आपको देखने को मिल जाता है, ये मेघालयों में ही आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में तगड़े तरीके की चर्चा आप करेंगे, तगड़े प्रकार की चर्चा आप इसके अंतर्गत करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? Which of the following belongs to the लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड? तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड से क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, लक्षद्वीप से क्या रिलेटेड देखने को मिल जाएगा? सर लक्षद्वीप की बातें चल रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लक्षद्वीप से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? सर जो कन्नूर द्वीप है, तूरा क्या होता है? स्थान का नाम है, तूरा स्थान का नाम है, तूरा जो है, तूरा जो यहां पे मैंने बताया, यह स्थान का नाम है, स्थान है, ठीक है, ये मेघालय के गारो माउंटेन्स में,
यहाँ इतनी वर्षा हो जाती है जो बहुत ज्यादा है। यहां मैंने पूछा था करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप इसके रिलेटेड है? सर कन्नूर जो है, कन्नूर लक्षद्वीप से रिलेट करता है, लक्षद्वीप से रिलेट करता है कन्नूर। इसके अंदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर 36 द्वीप है जिसमें से 10 बसे हुए हैं। ठीक है, चलो 36 द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। कहां पे? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं जिसमें से 10 पर रेजिडेंस है, 10 बसे द्वीप हैं, 10 बसे हुए द्वीप हैं, 10 बसे हुए द्वीप हैं। ठीक है, 10 बसे हुए द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। इस बारे में भी याद रखना, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो लक्षद्वीप एक प्रकार का कोरल आइसलैंड है। यह प्रवाल द्वीप भी देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का कैसा कोरल आइसलैंड भी आपको देखने को मिलता है। लक्षद्वीप इज ए कोरल आइसलैंड। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक कोरल आइसलैंड है। लक्षद्वीप इज कोरल आइसलैंड। कोरल आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, यानी यह प्रवाल द्वीप भी देखने को मिलता है। यह प्रवाल द्वीप भी देखने को मिलता है, प्रवाल द्वीप है ये। लक्षद्वीप क्या है? यह प्रवाल द्वीप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल है, भारत में स्थायी चरगाह और चराई भूमि के अंतर्गत क्षेत्र अधिकांशतः किसके स्वामित्व में है? बताइए। इन इंडिया द एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड गेजिंग लैंड्स इज मोस्टली ओन्ड बाय होम? जो मेजरली परमानेंट पास्चर्स हैं या गेजिंग लैंड्स हैं वो ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलते हैं? ठीक है, ये कहां आपको देखने को मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जो ज्यादातर चरवाहा भूमि है, ज्यादातर तो ये ग्राम पंचायतों में है। देखते नहीं हो, ज्यादातर ग्राम पंचायत की भूमि में आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादातर ग्राम पंचायत की भूमि में है। मेजरली सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थी ताकि इकोनॉमिक लेवल पर स्टेबिलिटी बनी रह सके, बट नहीं है। निजी कंपनियां जो आपको देखने को मिलती हैं ये अलग हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स आपके यह वनों को रखती हैं, यहां चरगाह भूमि नहीं है ना, तो उसको भी समझिए। आगे हम बात करते हैं, लीजिए। भारत की एक प्रमुख प्राकृतिक झील, राजस्थान की सांबर झील, राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? आजकल मैंने देखा है सवाल ये नहीं पूछा किस राज्य में पड़ती है, आजकल ये डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत ज्यादा पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो मुझे बताएं कि यह आपको कहां देखने को मिलती है, इस बारे में बगैर परेशानी के बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। सर जी राजसमंद जयपुर में पड़ती है, राजसमंद जयपुर में पड़ती है, झुंझुनू में नहीं है बे, जयपुर में है। सांबर लेक जयपुर में है, यह भी नहीं पता है तुम्हें, ये जयपुर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अंतरदेशीय लवणीय झील आपको देखने को मिल जाएगी। 190 से 230 किलोमीटर स्क्वायर है, 190 से 230 किलोमीटर स्क्वायर में आपको फैली हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक ठाक एरिया के अंदर यह कवर करती है, मौसम के अनुसार ये बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, चलो देश का सबसे बड़ा नमक का हिस्सा यहीं से बनता है। ठीक है, नमक यहीं से बहुत सारा प्रोड्यूस भी होता है, ऐसे नमक भी बनता है। सांभर लेक में से नमक भी ठीक ठाक बनता है। ठीक है, यहाँ सॉल्ट प्रोडक्शन भी होता है, सॉल्ट प्रोडक्शन भी आपका होता है। यहीं पर क्या होता है, सॉल्ट का प्रोडक्शन भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है सांभर लेक में। अगला है पश्चिमी तटीय मैदान किसका उदाहरण है? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एग्जांपल ऑफ व्हाट? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान है, यह किसका उदाहरण है? पश्चिमी तटीय मैदान है, यह आपकी किस चीज का उदाहरण है, इसके बारे में बताइए। पश्चिमी तटीय मैदान किस चीज का उदाहरण है? सर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, यह जलमग्न तट का उदाहरण है। दिस इज सबमर्ज्ड कोस्ट है, जिसका उदाहरण आपको ये देखने को मिलते हैं। सबमर्ज कोस्ट का उदाहरण यह देखने को मिलते हैं, इसके बारे में याद रखना। ये किसका उदाहरण है? सबमर्ज कोस्ट का उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ सबमर्ज कोस्ट। सबमर्ज कोस्ट का उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, सबमर्ज कोस्ट का उदाहरण यह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सबमर्ज कोस्ट का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, मुंबई वगैरह जो है ये सब के सब आपके एमरजेंट में देखने को मिलते हैं। ओके, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान जो होते हैं ये आधे डूबे हुए हैं, आधे उठे हुए हैं। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई कोस्ट, ठीक इसी प्रकार का है। मुंबई कोस्ट के साथ साथ आपका गोवा कोस्ट है, कोची कोस्ट है, वो सब ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। पूर्वी तट के जितने भी मैदान हैं, पूर्वी तट के जितने भी मैदान है वो उभरते हुए हैं, वो एमरजेंट है। जो पूर्वी तट के मैदान है, पूर्वी तट मैदान है, पूर्वी तट के मैदान है, वो सब के सब उभरते हुए आपको देखने को मिलते हैं, वो सब के सब आपको उभरते हुए देखने को मिल जाएंगे पूर्वी तटीय मैदान। अगला सवाल ये रहा, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन, इसकी सही देशांतरीय सीमा क्या है? प्राइम मेरिडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन की सही रेखा कौन सी होती है?
प्राइम मेरिडियन क्या बताइए। सब प्राइम मेरिडियन के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो इसकी सही रेखा आपको कौन से देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए सर 180 डिग्री ईस्ट, यह आपकी यह भी रेखा स्पेशल है। 180 डिग्री ईस्ट की हम बात करते हैं तो यह भी आपकी एक स्पेशल रेखा देखने को मिलती है। इसको कहा जाता है देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देशांतर इंटरनेशनल डेट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। डेट रेखा या डेट लाइन आपको बोला जाएगा। ये देशांतर स्तर पर इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री ईस्ट। बट सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में ये पूछा ही नहीं है। ठीक है, याद रखना, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। 23.5 डिग्री नॉर्थ, सर ये कैप्रिकॉन है, ये कर्क रेखा है। कैप्रिकॉन, ये कैंसर रेखा है। कैंसर यानी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कैंसर आपको देखने को मिल जाएगी। 0 डिग्री करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 0 डिग्री करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी में अगर 23 डिग्री साउथ होती, 23.5 डिग्री साउथ होती, ये कैप्रिकॉन होती। ये कैप्रिकॉर्न आपको देखने को मिलती। कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा आपको देखने को मिल जाती। जब सूरज इसको पार करता है तो वो कहलाता है क्या भला, मकर संक्रांति। ठीक है, चलो कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी वैली अथॉरिटी की सहायता से बन रही है। टेनेसी वैली अथॉरिटी की सहायता से कौन सी नदी घाटी परियोजना पर काम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो इसको भारत की टेनेसी घाटी भी कहा जाता है। भारत की टेनेसी घाटी भी इसको कहा जाता है। सवालों का लेवल देख रहे हो, अच्छे सवाल है। इन सवालों को लाने में टाइम लगता है, मैं वही घिसे पिटे सवाल बार बार नहीं लाता। आप मेरी किसी भी क्लास को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि सवालों के स्तर को बढ़ाया जाता है, समय दर समय उस पर काम किया जाता है, अच्छे सवालों को रखा जाता है। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करता, मैं आपके समय की कद्र करता हूं। ठीक है, तो फटाफट इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए। सर कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी वैली अथॉरिटी की सहायता से बन रही है। सर जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसी को टेनेसी वैली परियोजना के नाम से भी जाना जा रहा है। टेनेसी आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। टेनेसी इज ए अमेरिकन वैली अथॉरिटी, ये अमेरिकन है, और अमेरिकन है तो आपको यहीं से पता लगती है कि अमेरिकन वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में याद रखना। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन चल रहा है। 1948 से इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। 1948 से इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा है, कौन सी भारतीय शहर जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, BMW, फोर्ड और अशोक लीलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है, जो एक प्रमुख ऑटोमोटिव हब है। तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, बहुत फेमस है, ऑटोमोबाइल्स की वजह से इसको डेट्रॉइट कहा जाता है। दैट इज चेन्नई, दैट इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज की वजह से, मोबाइल कंपनीज की वजह से, कंपनीज की वजह से इसको कहा जाता है दिस इज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इसको इंडिया का डेट्रॉइट कहा जाएगा। ठीक है, चलो याद रखना। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपर्दन द्वारा निम्नलिखित उथला मरुस्थलीय गर्त है। Which of the following is a shallow desert depression formed by wind erosion? विंड इरोजन की वजह से शैलो डिप्रेशन जो आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे वो आपको क्या देखने को मिलता है। सर इसको अपवाहन गर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपवाहन गर्त, डिफ्लेशन होलो इसको देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन होलो इसको कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्लेशन होलो इसको कहेंगे। करेक्ट आंसर डिफ्लेशन होलो ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफ्लेशन होलो ही इसको कहा जाएगा। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद रखेंगे, इसको डिफ्लेशन होलो बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगला, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इसके बारे में कौन सा कथन आपको सही देखने को नहीं मिलेगा, इस बारे में थोड़ी चर्चा करिए। सर जो सही कथन बताता है जो इस बारे में सही नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार में 3 व्यापक विभाजन शामिल है, अर्थात उत्तरी उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द नॉर्दर्न हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ये शामिल है। ओके, 3 व्यापक विभाजन है, उत्तरी, मध्य और दक्कन। ठीक है, चलो यार अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार में, नॉर्दर्न हाईलैंड है ही नहीं ना,
नॉर्दर्न हाईलैंड तो बनी कब? ये तो कभी नहीं बनी, नॉर्दर्न हाईलैंड तो है ही नहीं, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, हाँ ठीक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक्स है, ये तो करेक्ट है। दक्कन का पठार त्रिकोणीय भूभाग है, ओके। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, सारे तो सही है, पहला ही तो गलत है। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है, ये क्वेश्चन करने का संपर्क करें एक अध्यापक का नाम लेके। बेटा अगर मैं उन्हीं की बात ही करा रहा होता तो पता है मैं कैसे कराता? अभी देखो करा के दिखाता हूं। ठीक है, इस वाले सवाल के अंदर आप वाहन की तरह करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर ए देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों का प्रमाण आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है? भूकंपीय तरंगों से देखने को मिल जाएगा। भाबर क्षेत्र महान मैदानों के लिए किस भाग में आपको देखने को मिलते हैं? सर भाबर मेजरली हमें तराई के ठीक दक्षिण में देखने को मिल जाते हैं, नहीं ये आपको हमें हिमालय की तलहटी में देखने को मिल जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कराता, डट जाओ ठीक है। ये प्रायद्वीप में पठार आपका हुआ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आपको देखने को मिलती है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, वो हमें किस वजह से पता लगता है कि पृथ्वी लेयर्ड बनती है? इसके बारे में बताइए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको देखने को मिलती है तो भूकंपीय तरंगों का जो व्यवहार है, ठीक है, भूकंपीय तरंगों का जो व्यवहार है, अभी जिससे मैंने बताया सैस्मिक जो आपकी तरंग आपको देखने को मिलती है, उसी वजह से हमें पता लगता है कि यह परतों का प्रमाण है। सैस्मिक जो होते हैं, जब आपको यहां देखने को मिलता है कि जब भूकंप आता है तो सेस्मिक वेव्स निकलती हैं, LRS वेव्स निकलती हैं, तो तब ही हमें पता लगता है, सेस्मिक रेज की वजह से हमें पता लगता है कि ऐसा होगा। इसके अंदर P और S वेव्स निकलती हैं, जिससे हमें पता लगता है P वेव्स निकलती हैं, S वेव्स निकलती हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि सर यह किसी लिक्विड के ऊपर चल रही हैं। हमें पता लगा कि भाई अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें यहां से पता लगता है। ठीक है, याद रखना, मत छेड़ लाला, मत छेड़। अरे एक अध्यापक के बारे में बोल रहा था बच्चा, तो मुझे बताना पड़ा। आगे बात करते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। मैंने बताया जो एडजेसेंट है फुटहिल्स, यानी 150 से लेकर 300 का जो क्षेत्र होता है वो आपको भाबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलिए, और थोड़ा सा भाबर के जस्ट बाद आपको इसके नीचे जो एरिया देखने को मिल जाएगा वो तराई क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे। भाबर के क्षेत्र एडजेसेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है, खेती इसमें अच्छी हो नहीं पाती, वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ पी और एल होती है, मैंने एस लिख दिया क्या, पी और एल होती है, आई एम सॉरी अबाउट इट, पी और एल वेव्स होती हैं। एस वेव्स बहुत रेयर होती हैं, इन सम केसेस देखने को मिलती है, आपको नहीं पता है अभी। ज्वालामुखी अक्सर किस प्रकार की प्लेट सीमा पर पाए जाते हैं? जो वल्कनीज हैं, वॉल्केनोज हैं, ये किस टाइप की प्लेट बाउंड्री पे पाए जाते हैं? मेजरली किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री पर पाए जाते हैं? ठीक है, प्लेट बाउंड्री पर यह पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे फटाफट। सर अभिसारी और अपसारी जो प्लेट्स आपको देखने को मिलते हैं, बेटा आज तक कराई सवाल, ये पुलिस आ गई, पुलिस कहां गया लड़का ये जो सवाल के लिए करा था, वहां चले जाओ। देखा है आज तक बेटा ये सवाल है? इतना भी होता है? सर प्लेट तो हमने सुना था, प्लेट टेक्टोनिक सुना था, और एक खाने वाली प्लेट देखी थी, एक समोसे की प्लेट देखी थी, पर प्लेट के ऊपर वल्केनो अलग अलग होते हैं। हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो होती है ना, अभिसारी और अपसारी सीमाएं जो होती हैं, उन्हीं सीमाओं पर प्लेट पाई जाती हैं। ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए आगे अगला सवाल है, कैमूर की पहाड़ियां जो विंध्य श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास शुरू होती हैं, बिहार के किस जिले के पास समाप्त होती हैं? तो बताइए। द हिल्स ऑफ कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ विंध्या रेंज विच बिलोंग नियर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड नियर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इनकी समाप्ति होती है? सर आप साइंस की क्लास लेके आया करिए यार, मैं सोच रहा हूं कि साइंस वालों को मैं क्यों ही छेड़ूं। ठीक है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, बहुत साधारण सरल आदमी हूं। रोहतास पहाड़ियां, रोहतास जो बिहार के अंदर आपको देखने को मिलता है, रोहतासगढ़ का किला भी है जो कि बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं, आपको रोहतास देखने को मिल जाएगा, रोहतास आपको देखने को मिलेगा, और कैमूर पहाड़ियां बिहार की रोहतास और कैमूर तक फैली हुई हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी सबसे ऊंची चोटी लगभग 900 मीटर की आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी जो है वो 900 मीटर की है, वो 900 मीटर की आपको देखने को मिल जाएगी, 900 मीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है चलिए, थैंक यू भाई अगर आप बिहार पुलिस में पास हो गए। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किन देशों के बीच विवादित रहा है?
चैगोस आर्कियोलॉजी ये रिसेंटली चर्चाओं में था या कहां पर चर्चाओं में था, बताइए। बताइए, हाल ही में आपसे पूछा गया उसके बारे में बताइए, ये कहाँ कहाँ था। सर ये यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के अंदर जो चैगोस आर्कियोलॉजी है ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो वो तो इसके बारे में याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, स्वच्छ आसमान, बढ़ता तापमान और नम भूमि जिन परिस्थितियों को आमतौर पर अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, भारत संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई हैं, बताओ। क्लियर स्काई, राइजिंग टेम्परेचर एंड मॉइस्ट लैंड कंडीशंस कॉमनली रेफर्ड एज अक्टूबर हीट, या एसोसिएट किससे करती हैं, अक्टूबर हीट किससे एसोसिएट होती है, अक्टूबर हीट किससे एसोसिएट होती है। इसके अंदर मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम और सॉरी हाँ ठीक है भारत से नहीं था, चैगोस यूनाइटेड मॉरिशस से था, सी होगा, ठीक है ठीक है। अक्टूबर की हीट, इसके बारे में बताइए, अक्टूबर हीट आपको क्या देखने को मिल जाएगी। मैंने देखा नहीं था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, अक्टूबर हीट मुझे इंडिया नहीं दिखाई दिया, मुझे यूनाइटेड किंगडम दिखाई दिया, तो मैंने आंसर कर दिया। अब इस बारे में जवाब दीजिए। अरे भाई यूके मॉरिशस होगा, चचा मान जाओ, यूके मॉरिशस होगा, ठीक है। मुझे हंसी आ रही थी एक तो एक बच्चे की कमेंट पे, ठीक है, हंसी क्यों आ रही थी, अभी एक बच्चे को मैंने दबोचा था यहाँ पे क्योंकि वो बहुत बोल रहा था, वो कह रहा सर मैं आप ही का फैन हूं, मैं तो स्वाद लेने के लिए टेक्स्ट कर रहा था, कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो जो लौटता हुआ मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, उसी को अक्टूबर हीट का रीजन माना जाता है। तो मेजर रीजन क्या अक्टूबर हीट का, मेजर रीजन जो आपको देखने को मिलता है अक्टूबर हीट का, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, पृथ्वी की सामग्रियों की गति के संदर्भ में यदि चट्टानों का अपक्षय न हो तो क्या हो सकता है, बताओ। What can happen if rock are not weathered in the context of the movement of Earth's material? अर्थ के मटेरियल के अंतर्गत इसमें थोड़ी सी चर्चाएं की जा रही हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, अपर्दन नगण्य हो जाएगा, अपर्दन नगण्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, पृथ्वी की सामग्रियों की गति के संदर्भ में यदि चट्टानों का अपक्षय ही ना हो, पृथ्वी पर जल चल रहा है, चट्टानों का अपक्षय नहीं हो रहा है, तो रेजिडुअल्स ही नहीं बनेंगे। अब रेजिडुअल्स ही नहीं बनेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अपक्षय ही नहीं होगा, एरोजन इनसिग्निफिशियंस हो जाएगा। नेक्स्ट, मैदानों में नदी विसर्पण जो होती है, मियंडरिंग होती है, मियंडरिंग का प्रभाव क्या पड़ता है, मियंडरिंग से क्या बनता है। ये बड़ा बढ़िया सवाल है। एक नदी ऐसे आई और ऐसे मियंडरिंग करती चली गई, और यहां बहुत ज्यादा मियंडरिंग मैंने कर दी है। मियंडरिंग करने की वजह से आपकी लेक्स बन जाती हैं, बिकॉज ऑफ द मियंडरिंग गोखुर झीलों का निर्माण होता है। गोखुर झीलों का निर्माण मियंडरिंग की वजह से ही आपको देखने को मिल जाता है, इसके बारे में याद रखना। अब मियंडरिंग से गोखुर झील कैसे बनेगी, थोड़ी सी और मियंडरिंग कर दो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कर दो, यहां कर दीजिए आप, तो नदी यहीं से निकल के जाना शुरू हो जाएगी और एक लेक बन जाएगी, एक लेक बन जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सी भौतिक विशेषता प्रायद्वीपीय खंड की पूर्वोत्तर सीमा को चिन्हित करते हैं, विच फिजिकल फीचर मार्क द नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। जो पेनिनसुलर ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा, जो पूर्वोत्तर सीमा को चिन्हित करेगा, भौतिक विशेषता है, प्रायद्वीपीय खंड की हम बात कर रहे हैं, तो पेनिनसुलर ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में बताइए, फटाफट बताइए। सर इसको कहा जाता है बेसिकली मालदा भ्रंश है, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पेनिनसुलर की मालदा भ्रंश से बनती है, मालदा भ्रंश की वजह से बनती है, मालदा भ्रंश। अरे पूर्वी क्यों बनेगा रे, क्या रे, पूर्वी क्यों बनेगा, मालदा भ्रंश नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा प्राकृतिक विशेषता गर्मियों के महीनों में निम्न दबाव गर्त की शुरुआत को चिन्हित करती है, विच नेचुरल फीचर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लो प्रेशर थ्रो ड्यूरिंग द समर मंथ, थ्रो ड्यूरिंग द समर मंथ आपको जो देखने को मिलती है उसके बारे में बताइए। सर अरावली की पहाड़ियों के बारे में पता होता है, ये अरावली की पहाड़ियों में ही आपको देखने को मिलता है, समर मंथ्स के अंदर जो देखने। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से प्राकृतिक विशेषता गर्मियों के महीनों में निम्न दबाव की गर्त की शुरुआत को चिन्हित करता है, अरावली हिल्स ही चिन्हित करता है, ठीक, अरावली हिल्स की आपको चिन्हित करता है। तो यह था आज की क्लास का 50वां सवाल।
51वां सवाल घर के लिए है। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा इंपैक्ट है जो मेजरली प्रभावित करेगा? ठीक है यार, मैं ही बता देता हूं, थोड़ा टफ है ये। सर, मृदा उर्वरकता और जल उपलब्धता, यह एक ज्योग्राफिकल रीजन है, असमान वितरण है, सबसे ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी और वाटर अवेलेबिलिटी करता है। ये आपका बहुत अनंत काल से करता आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये इंपैक्ट करता था। ये अगला सवाल देखो, कोयना परियोजना किस राज्य में कृष्ण नदी की सहायक पर बन रही है? बहुत बढ़िया, ये अच्छा है। कोयना परियोजना के बारे में बता देना, आपके लेवल का सवाल आपके लिए छोड़ दिया है। एक छोटी सी विशेष बात मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, ठीक है। या तो चले जाइए, जिसको अभी रुकना है वो रुक लीजिए, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है। दो चार बातें यूपीएसआई वाले छात्रों के लिए मैं यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत चीजें हो गई। अच्छा, ये हमारा चैनल बना है, इसको जरूर देख लेना, एग्जाम गाइडेंस, इस पे अच्छी अच्छी चीजें आती रहती हैं, तो इसको भी आप देख लिया करो। जैसे अभी अभी इस पे मैंने डाला था कि भाई पुलिस में पोस्ट कौन कौन सी देखने को मिलती है, समय लगे तो भैया देख लेना एक बार, समय नहीं लगता है, बिजी आदमी हो आप, हो तो रहने देना। टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे, तो यहां आपको चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, अपना ही चैनल है, जिसपे आप क्लिक करेंगे, जो यूपी वाला चैनल हमारा है। तो यूपी वाले चैनल में आप जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। यहाँ मैं रोज सुबह स्ट्रेटेजी डालूंगा, सुबह केवल टेलीग्राम में ही रहेगी, कि आपको अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो इस बार क्या करना होगा। आपको मैथ्स की क्लास भी दी जाएगी, बाकी चीजों की क्लास भी दी जाएगी, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब आपसे मुलाकात कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।